नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे राज्यपाल का पार्ट 2, जिसमें आप लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, कितने प्रकार की इनकी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल अध्यादेश किस प्रकार जारी करते हैं और क्यों जारी करते हैं, और अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो किस तरीके की होती है। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में एक एक करके जानेंगे। और कल आप लोगों ने राज्यपाल का पार्ट 1 हमारे साथ पढ़ लिया है, और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसे देख सकें। तो देखते हैं राज्यपाल का पार्ट 2। तो प्यारे साथियों, इसमें मुख्य तौर पर आप लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। शक्तियों के बारे में तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, और दूसरी वित्तीय शक्तियां, और तीसरी न्यायिक शक्तियां। ठीक है। विधायी शक्तियों का मतलब होता है कि विधि बनाने से संबंधित, उनको लागू करने से संबंधित जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम विधायी शक्तियों की ही बात कर लेंगे। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में अगर पहली शक्ति की बात करें तो पहली शक्ति तो यही है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं, मतलब विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं, मतलब सत्र का समापन करते हैं, और या फिर सत्र का विघटन कर सकते हैं। ठीक। तो पहली शक्ति आप लिख सकते हैं कि सत्र को आहूत करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक, विघटन करना, सत्र का विघटन करना। दूसरी चीज, जो विधानसभा होती है, विधानसभा का भी ये विघटन कर सकते हैं, विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, विधानसभा का विघटन, विघटन करना या भंग करना। ठीक। और जब भी नई विधानसभा गठित होती है, विधानसभा जब भी नई गठित होती है, जब नए चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो विधानसभा नई गठित होती है, उसकी जो पहली बैठक होती है उसको भी राज्यपाल संबोधित करते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो सत्र शुरू होता है उसकी भी जो पहली बैठक होती है उसको राज्यपाल द्वारा ही संबोधित किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट आप यहां लिख लीजिए कि जब भी नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव के पश्चात, चुनाव के बाद गठित नई विधानसभा तथा प्रत्येक वर्ष सत्र की पहली बैठक को राज्यपाल द्वारा ही संबोधित किया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, इसमें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक। और किन लोगों को? जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता इन क्षेत्रों में उनकी रुचि होनी चाहिए।
ठीक है। पांचवा पॉइंट कि जब भी जो विचाराधीन विधेयक होता है, विचाराधीन विधेयक, उसको कह सकते हैं कि विधानमंडल के पास उसकी सूचना भेजते हैं, ठीक है। विधान मंडल के पास या विचाराधीन विधेयक के मामले में क्या होता है कि विधानमंडल को क्या करते हैं, विधानमंडल को संदेश भेजते हैं, ठीक। और छठवीं चीज आप लिख लीजिए कि यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का यदि पद रिक्त है तो जो विधानसभा के अन्य जो सदस्य होते हैं उनमें से ही राज्यपाल क्या करते हैं, एक सदस्य की नियुक्ति करते हैं जिससे कि वो कार्यवाही का संचालन कर सके। तो यहां लिख लो कि जब विधानसभा में अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तो राज्यपाल क्या करते हैं कि विधानसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य चुनते हैं, क्यों, जिससे कि वो कार्यवाहियों को संपन्न कर सके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सातवीं चीज ये है कि जो विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल कह सकते हो, जो विधानमंडल है, इसमें जो भी सदस्य हैं उनकी निर्भरता से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो उसका जो अंतिम निर्णय होता है वो राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक। विधानमंडल में सदस्य की निर्भरता संबंधी जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय ये किसके द्वारा लिया जाता है, ये राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक। आठवीं चीज आप लिख सकते हैं कि जो विधेयक के संबंध में राज्यपाल के आखिर क्या अधिकार हैं। देखिए, जब भी कोई विधेयक विधानमंडल से पास होकर के राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है तो क्या होता है, देखते हैं कि अगर कोई विधेयक विधानमंडल से पास हो गया और पास कराने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया, और राज्यपाल के पास जब इसको भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं। पहली शक्ति क्या है, देखिए, पहली शक्ति ये है राज्यपाल के पास कि वो उसे स्वीकृत कर दे, यानी स्वीकार कर ले, यानी अपनी अनुमति दे दे, ठीक, अपनी अनुमति दे दे, या फिर वो अनुमति रोक ले, ठीक। या फिर तीसरा काम क्या कर सकता है कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, लौटा दे, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो राज्यपाल ये चार कार्य करता है, या तो फिर वो अनुमति अपनी दे दे, या फिर उसको रोक ले, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रख ले अपने पास, ठीक है। लेकिन जब भी कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे या न दे, ठीक है। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया जाता है
तो राष्ट्रपति को क्या शक्ति है? राष्ट्रपति को 2 शक्तियां हैं, ये अपनी अनुमति दें या न दें, ठीक। और ये बात संविधान का अनुच्छेद 201 में ये बात कही गई है। किसमें कही गई? अनुच्छेद 201 में। ये बात समझ में आ गई। अगली चीज है अध्यादेश। यहां पॉइंट नंबर 9, अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। देखिए संविधान का अनुच्छेद ये शक्ति 213, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आखिर अध्यादेश कब जारी किया जाता है और ये क्या है? देखिए जब भी विधानमंडल अपने सत्र में नहीं होता है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और ऐसे समय में कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिससे कि कोई कार्यवाही किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, कोई कानून लाया जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे समय में राज्यपाल महोदय उस कानून को लाते हैं, उस कार्यवाही को करते हैं और उस कानून या उस कार्यवाही की जो शक्ति होती है वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से विधानमंडल कानून बना करके उसको लागू करता है, और जिस प्रकार से उसकी शक्ति होती है उसी प्रकार से राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी भी वैसी ही शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन ये जो अध्यादेश होता है ये राज्यपाल मंत्रिमंडल की ही सहायता से इसको जो है जारी करता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि इसकी जो शक्ति होती है वो कानून की तरीके से होती है, कानून की तरह से होती है, की तरह से, और ये मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की सलाह पर इसको जारी किया जाता है, ठीक। और इसे राज्यपाल कभी भी वापस ले सकते हैं, राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अध्यादेश है ये उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिन विषयों पर विधानमंडल कानून बना सकती है। अर्थात विधानमंडल जिन विषयों पर विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इससे बाहर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 213 का सेकेंड पॉइंट और का पॉइंट, इसमें एक बात कही गई। इसमें यह कहा गया है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है, जैसे ही विधानमंडल सत्र में आता है, विधानमंडल का सत्र शुरू होता है, इस अध्यादेश को तुरंत विधानमंडल से पारित कराना पड़ेगा। और अगर पारित नहीं कराया गया, विधानमंडल ने इसे अस्वीकृत कर दिया, तो फिर ये खारिज हो जाएगा। और अगर इसे पारित नहीं कराया गया तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि देखिए जब भी सत्र शुरू होगा तब इसको पारित कराना पड़ेगा, ठीक। अब विधानमंडल इसको पारित करती है तो ठीक है, नहीं करती है, अस्वीकृत कर देती है तो ये निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसे पारित नहीं कराते हैं, ठीक, अगर पारित नहीं कराते हैं तो ये फिर 6 सप्ताह बाद ये समाप्त हो जाएगा, इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है। क्या केस आता है? अध्यादेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, डीसी वाधवा केस, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, और ये केस है 2017 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक निर्णय दिया इस केस के माध्यम से, और ये कहा कि देखिए जो अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है, अध्यादेश असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। कैसी परिस्थितियों में? असाधारण परिस्थितियों में। ये नहीं कि जब मन हुआ तब अध्यादेश जारी कर दिया, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, इसको विधायिका की विधि बनाने के विकल्प के रूप में कदापि जारी नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहा कि इसे विधायिका द्वारा विधि बनाने के विकल्प के रूप में जारी नहीं किया जाना चाहिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने दिशा निर्देश अध्यादेश को लेकर के जारी करता रहता है, और इसी कड़ी में एक केस और आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला दिया है अध्यादेश को लेकर के। एक केस आता है जिसका नाम है कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, और ये भी केस 2017 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये पूर्ण शक्ति नहीं है, इसे सशर्त जारी किया जाना चाहिए। जब तक जो शर्तें हैं उन शर्तों का जब तक वो शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। क्या कहा कि राज्यपाल का जो ये अधिकार है अध्यादेश जारी करने का जो राज्यपाल का अधिकार है ये कैसा है? ये पूर्ण अधिकार नहीं है कि जब मन हुआ तब इसको जारी कर दो। ये पूर्ण अधिकार नहीं है, ये सशर्त जारी किया जाना चाहिए। जब बहुत ही सारे विकल्प खत्म हो जाएं, सभी विकल्पों की पहले तो जांच कर लीजिए कि कोई विकल्प जब शेष ना रहे तब अंतिम रूप से इसको जारी किया जाना चाहिए। इसे सशर्त जारी किया जाना चाहिए। ठीक। और एक बात और कही, क्या कि यदि विधायिका के समक्ष बिना रखे हुए अध्यादेश को जब जारी किया जाता है तो जब विधानमंडल का जब सत्र शुरू होता है तो उसमें ये रखा जाता है, और अगर ये आप नहीं उसमें रख रहे हैं और इसके बाद इसको पुनः आप जारी करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। कहने का मतलब है इसको तभी जारी किया जाना चाहिए, कब? जब बहुत ही आवश्यक हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और इसका अगर आप बार बार प्रयोग करते हो, किसका? अध्यादेश को अगर आप बार बार प्रयोग करते हो, इसको बार बार लाते हो, तो ये माना जाएगा कि आप संविधान के जो भावना है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, संविधान की मूल भावना से आप खेल रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका भी अनुचित प्रयोग माना जाएगा। इसलिए अध्यादेश को बार बार लागू नहीं करना चाहिए। इस अनुच्छेद 213 का बार बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इन वादों के माध्यम से दिए। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद इनकी
अन्य शक्ति की बात करें तो 10वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और कैग, सीएजी, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी जो रिपोर्ट्स आदि होती हैं, रिपोर्ट्स, ठीक, रिपोर्ट्स, तो इन्हें क्या करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल ये सदन के सामने रखते हैं, ठीक है, सदन में, विधानमंडल में इनको रखा जाता है। कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसे नोट कर लिया। इसके बाद जो राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आप केवल 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, पहली जो वित्तीय शक्ति है वो यही है कि प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, राज्यपाल के द्वारा सदन के समक्ष, विधानमंडल के समक्ष ये रखा जाता है। ठीक, पहली चीज है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण सदन यानी विधानमंडल के समक्ष रखना, पहली चीज, ठीक, रखना। दूसरी चीज कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक सदैव राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में। और तीसरी चीज, जो अनुदान की मांगें होती हैं, जो अनुदान की मांगें होती हैं, इन्हें भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। ठीक है, अनुदान की मांगों पर क्या होता है, विधान परिषद मतदान नहीं करती, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। चौथी चीज कि जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की ये नियुक्ति करते हैं, इसका गठन करते हैं कौन, राज्यपाल। तो मुख्य रूप से वित्तीय शक्तियों में ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद जो इनकी न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां, प्यारे साथियों, संविधान का एक अनुच्छेद है 161, इसमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसके बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 161 में। और क्या कहा गया इसमें कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया। ठीक, तो जब भी किसी व्यक्ति को सजा हो जाए, किसी अपराध में वो दोष सिद्ध हो जाए, ठीक है, किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए, दोष सिद्ध हो जाए, और तो उस व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, उसकी सजा का प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज उसकी सजा को, देखिए जो राज्यपाल महोदय हैं वो 4 चीजें हैं कि किसी भी सजा को वो क्षमा कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज प्रविलंबन या विराम, यानी रोक देना, सजा को रोक देना, ये कर सकते हैं। तीसरी चीज परिहार कर सकते हैं। और परिहार है क्या, मैं भी बताऊंगा। परिहार कर सकते हैं। चौथी चीज क्या कर सकते हैं, लघुकरण
लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? लघुकरण कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो जो क्षमा होती है, क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है सजा को समाप्त कर देना, सजा को समाप्त कर देना। ठीक, ये जो राज्यपाल हैं, ये कोर्ट मार्शल द्वारा जो सजा दी जाती है उसको उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसको ये ना माफ़ कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल द्वारा जो भी सज़ा दी जाती है उस पर क्षमा करना या उस पर कोई भी निर्णय लेना वो राष्ट्रपति का कार्य होता है, उसमें राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या है? कि किसी भी सज़ा को रोक देना, विराम कर देना। मतलब ये कब किया जाता है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली हो और ऐसे केस में उसकी सज़ा को प्रविलंबन किया जाता है, विराम किया जाता है, रोक दिया जाता है कि उसकी अभी फांसी की सज़ा या मृत्युदंड को अभी रोक दिया जाए, जिससे कि वो आगे अपनी अपील आदि दायर कर सके, कोई कार्यवाही आगे कर सके। तो मृत्युदंड के केस में मुख्यतः ऐसा किया जाता है, प्रविलंबन या विराम को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। परिहार। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, लेकिन सजा की जो प्रकृति होती है, प्रकृति वो वही रहती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ है। कैसा कारावास हुआ है? कठोर कारावास। तो देखिए, अवधि इसमें क्या है? अवधि क्या है? अवधि है 10 वर्ष। ठीक, और प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? प्रकृति है कठोर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सजा की अवधि कम हो जाएगी। परिहार में क्या हो जाएगा? सजा की अवधि को कम कर देंगे। अवधि मतलब अगर इसने 8 वर्ष कर दी, ठीक, लेकिन प्रकृति वही रहती है। प्रकृति क्या रहेगी? कठोर रहेगी। प्रकृति वही रहेगी और अवधि कम हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं परिहार। ठीक, लघुकरण। अब लघुकरण इसका ठीक उल्टा होता है कि सजा की अवधि वही रहेगी। ठीक, प्रकृति ये बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसको समझ लीजिए। अब अवधि क्या है? 10 वर्ष। तो अवधि तो 10 वर्ष की ही रहेगी। ठीक, लेकिन ये प्रकृति चेंज हो जाएगी। प्रकृति यहाँ कठोर है तो यहाँ सादा हो जाएगा, सादा कारावास। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया लघुकरण। तो राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ हैं। ठीक, राज्यपाल की अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि जो भी मृत्युदंड की जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हैं, मृत्युदंड, जिसको मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त हुई है उसको ये क्षमा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड की सज़ा को क्या कर सकते हैं? ये आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, साफ कर दूं। अगर हम इनकी अन्य शक्तियों की बात करें तो अन्य शक्तियों में पहली शक्ति, देखिए, ये हमने आपको बताया कि जो विधेयक है, किसी भी विधेयक को ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।
सिफारिश कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कहा गया कि जो राज्यपाल हैं वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, सभी विकल्पों की जांच कर लें, और जब कोई विकल्प उनके पास ना हो तब ये सिफारिश राष्ट्रपति से वो करें। अर्थात अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, 356 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो 356 की जो सिफारिश है वो राज्यपाल बहुत ही सोच समझकर करें, सारे विकल्पों की तलाश कर लें, कोई विकल्प अगर ना हो तब इसकी सिफारिश करें, ठीक है। तीसरी चीज, राज्यपाल जो हैं वो सीएम से यानी मुख्यमंत्री से शासन संबंधी कोई भी सूचना मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं, कोई भी सूचना मांग सकते हैं, ठीक। और देखिए अनुच्छेद 200, संविधान का एक अनुच्छेद 200 दिया गया है, उसमें क्या कहा गया ये भी समझ लीजिए आप। अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि जब भी विधानमंडल किसी भी विधेयक को पास करके ठीक क्या करता है, राज्यपाल के पास भेजता है। तो हमने आपको बताया कि राज्यपाल क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है उस विधेयक को, यानी अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, ठीक, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन जब राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है और वापस करने के बाद दोबारा पास होकर के विधेयक पुनः राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये संविधान का अनुच्छेद 200 ये प्रावधान करता है, इसको नोट कर लीजिए कि जब भी पुनर्विचार के बाद अगर पुनः विधेयक वापस आया राज्यपाल के पास, विधेयक राज्यपाल के पास वापस आया है तो अनुमति देनी पड़ेगी, अनुमति या स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, देखिए सरकार से अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सरकार से अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि अगर अल्पमत में मंत्रिपरिषद है तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। अल्पमत में आए सीएम व मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, तीसरी चीज, विधानसभा को समाप्त कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज, ये जो किसी भी मंत्री द्वारा यदि, या हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा या इस तरीके से लिख लीजिए कि अगर समय पूर्व सीएम की मृत्यु हो जाती है, ठीक, या चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, बहुमत नहीं मिलता है, ठीक, तो क्या होता है, मिलता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से सीएम की नियुक्ति करते
करते हैं। तो कुछ अन्य कार्य अगर देखा जाए तो ये हो गए राज्यपाल के कुछ अन्य कार्य। तो फिलहाल आप लोगों ने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, जिसमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश जारी किस तरीके से होता है, अध्यादेश की शक्ति क्या होती है, और साथ ही साथ राज्यपाल की अन्य शक्तियां क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपने जाना। तो क्लास कैसी लगी? हमारे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।